हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जेबी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। ये हम इकोनॉमिक्स और बैंकिंग की एक सीरीज पढ़ रहे हैं जिसके अंदर हर एग्जाम में आने वाली इकोनॉमिक्स को हम डिटेल में देख रहे हैं और साथ ही बैंकिंग भी हम इसमें कवर करेंगे, जिसके अंदर आपके सभी बैंक और इंश्योरेंस के एग्जाम्स में आने वाले बैंकिंग के पोर्शन को आप अच्छे से तैयार कर पाएंगे। ये लेसन नंबर 4 है इस सीरीज का। आई रिक्वेस्ट यू कि आप पहले 3 लेसन देखने के बाद ही ये लेसन देखें, क्योंकि ये पूरा सीक्वेंस में चल रहा है, आपको समझ में आने में दिक्कत आएगी। पहले 3 के लिए आप यहाँ कार्ड पर क्लिक कर सकते हैं। मेरा नाम रोहित मित्तल है। मैं एक इंस्पेक्टर एग्जामिनर की पोस्ट पर रह चुका हूँ मुंबई कस्टम्स के अंदर। एसएससी सीजीएल 2014 से मेरा सिलेक्शन हुआ था, जिसमें मेंस में ऑल इंडिया रैंक 5 आई थी। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर और एक पर्सनल मेंटर भी हूँ। इस चौथे सेशन में दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं आरबीआई और उसके कार्यों को, कि आरबीआई क्या होता है और वो क्या कार्य करता है। ये पूरा का पूरा डिटेल में हम इस सेशन के अंदर देखने वाले हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आरबीआई की बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ। आरबीआई जो है वो भारत का केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक है ना। इसीलिए उसे मौद्रिक नीति को संभालने को कहा जाता है, इसीलिए वो नोट छापने का काम करता है। तो सेंट्रल बैंक जो है भारत का वो कौन सा है? आरबीआई है। आरबीआई ने संचालन शुरू कब किया था? 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई ने अपना काम शुरू किया था। लेकिन आरबीआई बनाया जिस कानून के तहत गया था, उस कानून को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 कहते हैं। 1934 में अधिनियम आया और उस 1934 के अधिनियम के आधार पर 1935 में आरबीआई ने अपना कार्य करना शुरू किया था। 1 अप्रैल से कार्य करना उसने शुरू किया था। ये आरबीआई किसके कहने पर बनाया गया था? तो एक हिल्टन यंग आयोग बैठा था, जो उस टाइम पे अंग्रेजों का राज था हमारे ऊपर। तो इस हिल्टन यंग कमीशन की रिकमेंडेशन पर, सिफारिशों पर ऐसा बोला था इसने कि आरबीआई जैसा कुछ बनाओ, तो हमने आरबीआई का गठन किया था। इसका राष्ट्रीयकरण से मतलब क्या है? इंग्लिश में जिस वर्ड को नेशनलाइजेशन कहते हैं। क्या होता है ये नेशनलाइजेशन? कि पहले आरबीआई प्राइवेट हुआ करता था और फिर 1 जनवरी 1949 को, 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। आरबीआई को प्राइवेट से पूरी तरह से सरकारी बना दिया गया। तो आरबीआई सरकारी बना, राष्ट्रीयकरण हुआ 1 जनवरी 1949 को। ये 1 जनवरी एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऑप्शन 1 अप्रैल भी आता है, बच्चे कंफ्यूज होके 1 अप्रैल लगा देते हैं। यस, तो आप थोड़ा सा देखिएगा। काम चालू किया 1 अप्रैल 1935 से, पर राष्ट्रीयकरण हुआ 1 जनवरी 1949 को। हेडक्वार्टर्स कहां पर है आरबीआई के? मुंबई, महाराष्ट्र में। ये एकदम बेसिक इंफॉर्मेशन है, ये पूरी आपको पता होनी चाहिए। आरबीआई भारत का केंद्रीय सेंट्रल बैंक है। 1 अप्रैल 1935 को काम चालू किया। आरबीआई एक्ट 1934 में आया। हिल्टन यंग कमीशन के कहने पर बनाया गया था। नेशनलाइजेशन 1 जनवरी 1949 को और हेडक्वार्टर्स मुंबई में। ये आरबीआई का लोगो है। यस। फिर अगर हम आरबीआई के कामों के बारे में बात करें तो आरबीआई बहुत सारे काम करता है। पहला काम जो आरबीआई करता है वो है मुद्रा जारी करना, करेंसी को इशू करना। भारत के अंदर नोट छापने का अधिकार जो है वो आरबीआई के पास है। अगर आपने किसी भी नोट को ध्यान से देखा है तो उसके ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बड़ा बड़ा लिखा होता है। तो जितने भी नोट छापे जाते हैं वो आरबीआई द्वारा ही छापे जाते हैं। कितने नोट छापे जाएंगे ये डिसाइड भी आरबीआई करता है और नोट छापने का काम भी आरबीआई ही करता है। दूसरा काम आरबीआई है कि वित्तीय और बैंकिंग प्रणाली का नियामक और पर्यवेक्षक, अ रेगुलेटर ऑफ एंड सुपरवाइजर ऑफ फाइनेंशियल एंड बैंकिंग सिस्टम। बैंकों का सरदार है आरबीआई। बैंकों को लाइसेंस देना, नए बैंक जैसे अभी आपने सुना होगा बंधन और आईडीएफसी बने थे आरबीआई के कहने पर। अभी पेमेंट्स बैंक वगैरह ये सब जितने भी बनते हैं सब आरबीआई की देखरेख में। जितने बैंक कार्यान्वयन करते हैं, अपना काम चालू रखते हैं आरबीआई की देखरेख में। कुछ गड़बड़ होती है, फ्रॉड वगैरह होता है, पनिशमेंट देने का काम आरबीआई करता है। बैंक बंद करना है फाइनल, उसका डिसीजन भी आरबीआई। बैंकों का सरदार है आरबीआई और ये सरदार बनाया गया है आरबीआई को ताकि वित्तीय व्यवस्था जो है हमारी वो एकदम अच्छे से चलती रहे। फिर बैंकों का बैंक भी होता है आरबीआई। बैंकों का बैंक, जैसे हम पैसे जमा कराने के लिए या लोन लेने के लिए
बैंक के पास जाते हैं, वैसे ही बैंक जमा कराने के लिए या लोन लेने के लिए आरबीआई के पास जाते हैं। तो बैंकों का बैंक है आरबीआई। उसके बाद सरकार का ऋण प्रबंधक और बैंकर भी है आरबीआई। सरकार का बैंकर है का मतलब क्या हुआ, जैसे कि हम जानते हैं कि भारत सरकार भी ऋण लेती है, तो ये जो भारत सरकार लोन लेती है ये किससे लेती है, आरबीआई से भी लेती है और जगह से भी लेती है। और जगह से कहां से लेगी, कितना लेगी, कैसे लेगी, ये डिसीजन भी आरबीआई लेता है। इसलिए आरबीआई को केवल बैंकर नहीं बोला हमने, साथ में क्या बोला है, ऋण प्रबंधक है, डेट मैनेजर है, उधार को मैनेज करने का काम करता है आरबीआई सरकार के। यस, तो सरकार का ऋण प्रबंधक कौन है, आरबीआई। साथ ही भुगतान और निपटान प्रणाली का पर्यवेक्षक और नियामक, रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स। ये पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स क्या होता है, 2007 में ये शुरू हुआ था। आपने नाम सुन रखा होगा आरटीजीएस, एनईएफटी, ईसीएस। ये जो जितने भी हैं आरटीजीएस, एनईएफटी, ईसीएस, ये त्वरित, तेज, तुरंत पेमेंट ट्रांसफर के तरीके हैं और इनको भी कौन संभालता है, हमारा आरबीआई ही संभालता है। फिर विदेशी मुद्रा का प्रबंधन और कस्टोडियन। ये विदेशी मुद्रा क्या होता है, अगर आपने देखा हो तो फॉरेक्स रिजर्व्स नाम की एक चीज आपने सुनी होगी, जिसको फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी बोलते हैं। ये जो विदेशी मुद्रा कोष है हमारा, हम बहुत सारी विदेशी मुद्रा भारत में इकट्ठी करके रखते हैं इस कोष के अंदर, तो इस कोष को संभालने का काम भी आरबीआई करता है। इस कोष में क्या होगा, कितना होगा, ये सब डिसीजंस आरबीआई लेता है। यस, तो ये सारे काम है आरबीआई के। हम अब एक एक काम को पूरा डिटेल में देखने वाले हैं। पहला काम है इशूइंग करेंसी, मुद्रा जारी करने का अधिकार आरबीआई के पास है। आपके पास जितने भी नोट हैं, जितनी भी मुद्रा है, वो सारे आरबीआई के द्वारा जारी किए गए हैं। सिर्फ 1 रुपए का नोट, ये जो 1 रुपए का नोट है, या फिर जितने भी सिक्के हैं, ये सारे के सारे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किए जाते हैं। 2 रुपए का नोट, 5 रुपए का, 10 रुपए का, 50, 100, 20, 200, 500, 2000, ये सारे के सारे नोट आरबीआई के द्वारा जारी किए जाते हैं। अगर आपने गौर फरमाया होगा तो हर नोट के ऊपर यहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जगह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा होता है, क्योंकि वो आरबीआई के द्वारा जारी नोट है। केवल ये 1 रुपए का नोट ऐसा है जो भारतीय सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं, सभी नोट्स के ऊपर किसके दस्तखत होते हैं, आरबीआई गवर्नर के दस्तखत होते हैं। जैसा कि ये देखेंगे आप अगर, तो यहाँ पर बड़ा बड़ा देखो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है और साथ में यहाँ पे गवर्नर के दस्तखत हैं, है ना। आरबीआई गवर्नर के दस्तखत हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा जूम हम कर नहीं पाएंगे। ये जो दस्तखत हैं ये आरबीआई गवर्नर के नहीं हैं। 1 रुपए के नोट के ऊपर किसके दस्तखत होते हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी के दस्तखत होते हैं। किसके जी, फाइनेंस सेक्रेटरी। वित्त सचिव जो है हमारे भारत के, वित्त मंत्रालय के जो सचिव हैं, उसका दस्तखत होता है 1 रुपए के नोट पर। तो 1 रुपए का नोट केवल ऐसा नोट है जो भारतीय सरकार छापती है, उसके ऊपर फाइनेंस सेक्रेटरी के दस्तखत होते हैं। यस, मेरा प्रश्न आपसे यह है कि दस्तखत तो गवर्नर के होते हैं, पर अगर एक नोट की बात अगर हम करें, ध्यान से सुनिएगा थोड़ा सा, अगर हम एक नोट की बात करें तो एक नोट के अंदर वैल्यू किस चीज की होती है, किस चीज की वजह से ये इतना कीमती होता है नोट। क्या कागज की वैल्यू है, क्या प्रिंटिंग की वैल्यू है, क्या ये जो 2000 लिखा हुआ है इसकी वैल्यू है, क्या ये जो गांधी जी बने हुए इनकी वैल्यू है, क्या इस दस्तखत की वैल्यू है, किस चीज की वैल्यू है। एक नोट के अंदर वैल्यू किस चीज की है। अगर आप कहोगे कागज की वैल्यू है तो इससे बेटर कागज बहुत है। अगर आप कहोगे प्रिंटिंग की वैल्यू है तो इससे बढ़िया प्रिंटिंग बहुत जगह होती है। गांधी जी की वैल्यू है तो कहीं पे भी गांधी जी लगे हो उसकी वैल्यू होनी चाहिए, लेकिन नोट पे ही वैल्यू क्यों है फिर। अगर ये 2000 लिखे की वैल्यू है तो मैं 5000 लिख देता हूं, लो उससे क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर गवर्नर के दस्तखत की वैल्यू है तो गवर्नर घर जाएगा, दस्तखत ही दस्तखत मार देगा, माला माल हो जाएगा। इसका मतलब इन सब चीजों की वैल्यू तो नहीं है। एक नोट के अंदर अगर हम सही से देखें
तो वैल्यू किस चीज की होती है यहां पर अगर आप गौर फरमाओगे तो एक वादा किया है। क्या किया है? वादा। वादा किया है तो निभाना पड़ेगा, पर वादा क्या किया है कि मैं धारक को 2,000 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। ये उर्जित पटेल जो जब गवर्नर थे तब का नोट है। तो मैं धारक को आई प्रोमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ 2,000 रुपीज, ये एक वादा किया जा रहा है जिसके नीचे दस्तखत गवर्नर के हैं। गौर फरमाए गवर्नर ने पर्सनल कैपेसिटी में व्यक्तिगत रूप से ये दस्तखत नहीं किए हैं, गवर्नर ने आरबीआई की तरफ से ये दस्तखत किए हैं। तो आरबीआई आपको वचन दे रहा है कि जिसके हाथ में ये कागज का टुकड़ा होगा उसे हम 2,000 रुपए देंगे। अब आरबीआई को भी पावर कहां से मिलती है? तो आरबीआई के नीचे ये एक जो लाइन लिखी हुई है इस पर जरा आप गौर फरमाएं। आरबीआई के नीचे ये जो लाइन लिखी हुई है इस पर जरा आप गौर फरमाएं। गारंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा हुआ है, जरा ध्यान से देखें। केंद्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत। केंद्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत का मतलब क्या है कि आरबीआई ये वादा कर रहा है आपसे कि वो 2,000 रुपए देगा और इस बात की गारंटी ले रही है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो एक्चुअल में आपका जो नोट है वो एक वादा है। क्या है? वादा है। कहने का मतलब क्या है, जैसे थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, जैसे आपने बैंक से लोन लिया। क्या लिया जी? आपने बैंक से लोन लिया, बदले में आप एक वादा करके जाते हो। क्या वादा करके आते हो? कि जी हम इस लोन को इतनी किश्तों में ऐसे ऐसे चुका देंगे, जो हम नहीं चुका पाए तो आप हमारी प्रॉपर्टी ले लेना। ऐसे वादा करके आते हैं ना। तो प्रॉपर्टी या कुछ ना कुछ हम गिरवी रख के आते हैं, कुछ ना कुछ वादा करके आते हैं। वैसे ही ये वादा किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आपसे कि ये कागज आप ले जाओ जी, इस कागज के बदले 2,000 रुपए का सामान आपको मिलेगा। जे आपको वादा नहीं पूरा करें हम तो आप हमसे आके 2,000 रुपए जितना सोना ले जाना। क्या ले जाना? सोना। सोना बोले तो गोल्ड की बात हो रही है यहाँ पे, गोल्ड ले जाना। ये गोल्ड वाला नौटंकी कहां से आई इसको थोड़ा सा डिटेल में हम अभी देखेंगे। पर है क्या चीज? आपका नोट एक वादा है। इसीलिए ये जो वादा लिखा हुआ है ये पत्ती की भी नहीं होती वैल्यू, किसी चीज की कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ ये वादे की वैल्यू है। कैसे कह सकता हूं मैं कि सिर्फ वादे की वैल्यू है? याद करो एक दिन नवंबर 8, 2016 क्या हुआ था? शाम 8 बजे मोदी जी आए थे और कहते कि भाइयों और बहनों कल से 500 और 1000 के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। क्या नहीं रहेंगे जी? लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, मतलब कल से उनकी कोई वैल्यू नहीं है। जरा गौर फरमाओ, क्या नोट बदल गया? क्या कागज बदल गया? क्या प्रिंटिंग बदल गई? क्या गांधी जी बदल गए? क्या वो जो चांदी की पत्ती जो भी हम समझते हैं वो बदल गई? या दस्तखत बदल गए? कुछ नहीं बदला, नोट वैसा का वैसा था। बदला क्या? वादा करने वाला मुकर गया। क्या हुआ? कि वादा करने वाला मुकर गया कि जो वादा मैंने किया था कल से मैं वो नहीं निभाने वाला, आप नोट चेंज करा लेना। अगर वादा करने वाला मुकर गया फिर वादे की क्या वैल्यू है? भी सिंपल सी बात है। तो इसीलिए ये नोट एक वादा है और वादे की वैल्यू तभी तक है जब भारत सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस वादे को निभा रहे हैं। और वो निभाएं या ना निभाएं, पब्लिक में वैल्यू तब तक है जब तक लोगों का विश्वास है कि वो ये वादा निभाएंगे। कल हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, अगर आपको याद आ रहा हो, हाइपर इन्फ्लेशन का, है ना। हाइपर इन्फ्लेशन हमने इससे पिछले वाली वीडियो में पढ़ा था। मैंने बोला था लोगों का विश्वास उड़ जाता है करेंसी से, वो यही है। इस वादे से विश्वास उड़ जाएगा तो इस कागज की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। इसलिए नोट एक वादा है, वो वादा किया जा रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जरिए, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी गारंटी दे रही है। इसलिए वो लीगल टेंडर, कानूनी रूप पर वो एक योगदान, लेन देन के काम आ सकता है। यस, आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। तो जो हम सोने की बात कर रहे हैं वो गेम कैसा चल रहा है? पहले जो होता था, पहले भारत के अंदर गोल्ड स्टैंडर्ड होता था। क्या होता था जी? गोल्ड स्टैंडर्ड होता था। गोल्ड स्टैंडर्ड एक
प्रणाली है नोट छापने की, जिसके अंदर क्या किया जाता था कि जितना नोट छापते थे हम, जरा ध्यान दे दीजिएगा, जितने रुपए छापते थे उतना गोल्ड सुरक्षा के रूप में रखते थे। जितने रुपए छापते थे उतना गोल्ड सुरक्षा के रूप में रखते थे कि कल को तुम्हारा वादा ये पे से विश्वास उठ जाए तो तुम आना, जितने रुपए नोट के तुम लेके आओगे उतने का सोना हम तोड़ के तुम्हें दे देंगे। तो तुम्हारा वादा झूठा नहीं है, तुम्हारे लिए सिक्योरिटी हमने रखी हुई है। जैसा कि हम बैंक से लोन लेते वक्त करते हैं कि प्रॉपर्टी उतने रुपए की या उससे ज्यादा रुपए की होती है जितने का हमने लोन लिया होता है, ठीक वैसे ही जितने रुपए तुम लेकर आओगे उतना गोल्ड हम दे देंगे। इसको गोल्ड स्टैंडर्ड बोलते थे, ये पहले यूज करते थे हम। फिर आजकल हम जो प्रणाली यूज करने लग गए हैं उसका नाम है मिनिमम रिजर्व सिस्टम। क्या नाम है जी? मिनिमम रिजर्व सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। न्यूनतम रिजर्व प्रणाली का हम इस्तेमाल करने लग गए हैं। ये मिनिमम रिजर्व सिस्टम या न्यूनतम रिजर्व प्रणाली क्या चीज है? इसके अंदर हम सिक्योरिटी तो रखते हैं लेकिन केवल और केवल 200 करोड़ रुपए की सिक्योरिटी हम रखते हैं। क्या मतलब हुआ कि पहले तो हर रुपए के बदले गोल्ड रखा करते थे, अब केवल जितने मर्जी नोट आपको बाजार में निकालने हो, हम सिक्योरिटी केवल कितने की रखते हैं? 200 करोड़ रुपए की। कितने की है जी? 200 करोड़ की। अच्छा, 200 करोड़ में भी 115 करोड़ का हम क्या रखते हैं? गोल्ड रखते हैं, सोना रखते हैं, और 85 करोड़ की हम फॉरेन सिक्योरिटीज रखते हैं, विदेशी प्रतिभूतियां रखते हैं। विदेशी प्रतिभूतियां विदेशी सरकारों के वादे होते हैं। इनके बारे में डिटेल में आपको थोड़ी देर बाद में, हम सिक्योरिटीज क्या होती हैं वो समझ लेंगे तो आपको समझ में आएगा। एक तरीके के बॉन्ड हैं, वादे हैं, ऐसे समझ लीजिए। तो विदेशी सरकारों के वादे रखे जाते हैं 85 करोड़ के, क्योंकि सिक्योरिटी तो वही हुई ना, हमारे वादे पे तो तुम्हें विश्वास रहा नहीं है, तो विदेशी सरकार के विश्वास पात्र होंगे। तो 85 करोड़ के वो रखते हैं और 115 करोड़ का सोना रखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। हमारे भारत में नोट छापने की प्रणाली कौन सी है? मिनिमम रिजर्व सिस्टम, न्यूनतम रिजर्व प्रणाली। इसके अंदर हम सिक्योरिटी कितने की रखते हैं? 200 करोड़ की, जिसमें सोना कितना है? 115 करोड़ का, और फॉरेन सिक्योरिटीज विदेशी प्रतिभूतियां कितनी हैं? 85 करोड़ की। यस, इस प्रणाली के तहत नोट छापे जाते हैं। कहने का मतलब क्या है? हवाई विश्वास है केवल। हजारों करोड़ों रुपए के नोट बाजार में चल रहे हैं, पर उनके बदले सिक्योरिटी केवल 200 करोड़ की ही है सरकार के पास। लेकिन फिर भी जब तक भरोसा है तब तक कोई दिक्कत नहीं है। एक बार भरोसा उठेगा फिर बैंड बजती है, जैसे जिम्बाब्वे देश में हुआ था। यस, तो नोट में वैल्यू किसकी? वादे की। नोट एक वादा है, इस वादे के पीछे सिक्योरिटी क्या है? 200 करोड़। इस प्रणाली को क्या कहते हैं? मिनिमम रिजर्व सिस्टम। नोट छापने का काम कौन करता है? आरबीआई। कौन से नोट नहीं छापता? 1 रुपए का और सिक्के। 1 रुपए के नोट के ऊपर दस्तखत किसके होते हैं? फाइनेंस सेक्रेटरी के। बाकी नोटों पे दस्तखत किसके होते हैं? आरबीआई गवर्नर के, है ना। और एक नोट के ऊपर भाषाएं कितनी होती है? 17 भाषाएं होती है। 15 और 2, 15 तो एक बॉक्स के अंदर होती है, ये सारी लिखी हुई है, जैसे आपके सामने असमीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी वगैरह वगैरह, और एक इंग्लिश और एक हिंदी आपको सामने ही दिख जाती है। जैसे ये 2000 रुपए इस तरफ लिखा हुआ है, इसकी दूसरी तरफ 2000 रुपीज लिखा होगा इंग्लिश के अंदर। यस, तो एक नोट के ऊपर 17 भाषाएं होती है। ये नोट छापने का पूरा काम किसकी जिम्मेदारी है? आरबीआई की। यस, आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो ये पहला काम हमने देख लिया, मुद्रा जारी करना। अब हम सेकंड काम देखते हैं आरबीआई का, जो है वित्तीय और बैंकिंग प्रणाली का नियामक और पर्यवेक्षक। रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ फाइनेंशियल एंड बैंकिंग सिस्टम। पूरा का पूरा बैंकिंग सिस्टम जो है उसका सुपरवाइजर है आरबीआई। बैंकों का सरदार है आरबीआई। ये बैंकों का सरदार बनने की शक्ति कहां से आती है आरबीआई में? ये शक्तियां आरबीआई को मिलती है इस कानून के जरिए। क्या है कानून का नाम? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ये जो कानून है, इस कानून के जरिए आरबीआई को बैंकों का सरदार बनाया गया है। पूरी बैंकिंग सिस्टम का पूरा
देख रेख करना, उसके लिए रूल्स रेगुलेशन बनाना, उसको ढंग से चलवाना, ये सारा जिम्मेदारी इस कानून के जरिए आरबीआई को सौंपी गई है। इस कानून के अंदर कमर्शियल बैंक्स भी आते हैं। कमर्शियल बैंक्स बोले तो ये जितने भी हम वाणिज्यिक बैंक हैं, जो भी बैंक आप जानते हो वो सारे कमर्शियल बैंक हैं। और कुछ कोऑपरेटिव बैंक्स भी आते हैं। कोऑपरेटिव मतलब सहकारी बैंक होते हैं। ये नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम करते हैं, बहुत सारे लोग मिलकर एक बैंक खोलते हैं। इनके बारे में भी हम इस सीरीज में आगे एक दिन पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। यस, क्या क्या शक्तियां हैं आरबीआई के पास इस कानून के जरिए? आरबीआई एक तो लाइसेंस दे सकता है बैंकों को। नया बैंक खोलना है तो आरबीआई से परमिशन लेनी पड़ती है। जैसा कि आपने सुना होगा, अभी रिसेंटली बंधन बैंक और आईडीएफसी बैंक खोले गए थे, दो सबसे नए जो बड़े बैंक थे। उसके अलावा एक पेमेंट्स बैंक खोले गए थे, एक स्मॉल फाइनेंस बैंक्स खोले गए थे। ये सारे बैंकों को लाइसेंस देने का काम कौन करता है जी? आरबीआई करता है। फिर अपॉइंटमेंट टू द बोर्ड एंड मैनेजमेंट, बोर्ड में कौन होगा, प्रबंधन में नियुक्त करने की निगरानी रखता है। ये काम किया जाता है आजकल बैंक बोर्ड ब्यूरो, है ना, ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। बैंक बोर्ड ब्यूरो जो इंद्रधनुष स्कीम से हम लेकर आए थे, ये बैंक बोर्ड ब्यूरो डिसाइड करता है सरकारी बैंकों में खास तौर से कि कौन बंदा मैनेजिंग डायरेक्टर बनेगा, कौन बोर्ड के अंदर कौन चेयरमैन बनेगा, ये सब डिसाइड करता है। लेकिन चाहे सरकारी बैंक हो चाहे प्राइवेट बैंक हो, कहीं पर कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही, ये सब देखने का काम आरबीआई का है। रेगुलेट द ऑपरेशन ऑफ बैंक, संचालन को विनियमन करना सब सही चलता रहे। ले डाउन इंस्ट्रक्शन फॉर ऑडिट, बैंकों की ऑडिट होती है कि कहीं कोई घपला तो नहीं हो रहा, कोई स्कैंडल तो नहीं हो रहा, कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा, इसके लिए ऑडिट होती है। वो भी कौन देखता है? आरबीआई। कंट्रोल मॉरेटोरियम, मर्जर्स एंड लिक्विडेशन, किसी बैंक को टेम्पोररीली रोकना है, कई दो बैंक को मर्ज करना है, या फिर बैंक को पूरी तरह से खत्म ही करना है, बैंक को दिवालिया घोषित करके बैंक खत्म ही करना है। ये सारी चीजों को कंट्रोल कौन करता है? आरबीआई। और साथ में निर्देश भी जारी करता है, और अगर गड़बड़ होती है तो दंड भी लागू कर सकता है। बेसिकली बैंकों का सरदार है। अगर इंडिया में बैंक हो आप, तो आरबीआई माई बाप है आपका। आरबीआई से आप पंगे लेके कहीं नहीं जा सकते, आरबीआई की बात आपको माननी ही पड़ेगी। आरबीआई पूरी तरह से टोटल कंट्रोल में रहता है बैंकिंग सिस्टम के। उसका कारण क्या है? इतनी ज्यादा फार रीचिंग पावर्स आरबीआई को क्यों दी हुई है? क्योंकि अगर ये पावर्स नहीं होगी तो लोग गड़बड़ कर देंगे, फ्रॉड करेंगे ही करेंगे, झोल होगा ही होगा। इतने सारे पैसे इन्वॉल्व होते हैं, आरबीआई के होने के बाद इतने फ्रॉड्स होते हैं, तो कोई तो चाहिए जो सबका ध्यान रखे। यस, तो आरबीआई का ये दूसरा काम है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बैंक कार्य विनियमन अधिनियम 1949 के तहत आरबीआई वित्तीय और बैंकिंग प्रणाली का नियामक और पर्यवेक्षक है, रेगुलेटर है पूरे के पूरे बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम का। यस, आरबीआई के तीसरे काम पर आते हैं, बैंकों का बैंक आरबीआई। ये बहुत ही जबरदस्त काम है आरबीआई का। आरबीआई बैंकों के लिए बैंक का काम करता है। ये आरबीआई है हमारा, और बैंक से लोन लेता भी है और बैंक को लोन देता भी है। क्या बोला मैंने? आरबीआई बैंक से लोन लेता भी है और आरबीआई बैंक को लोन देता भी है। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि ऐसी क्या जरूरत पड़ेगी आरबीआई, जो सर्वे सर्वा, जो खुद नोट छापने की ताकत रखता है, वो छोटे मोटे बैंकों से क्यों लोन लेने लगा? भाई सोच के देखो। भाई आरबीआई, मान लो इंडियन बैंक है, आरबीआई क्यों लेगा इंडियन बैंक से लोन? आरबीआई को क्या पड़ी है? कोई लॉजिक नहीं बनता। और बैंक जिनके पास खुद इतने पैसे हैं, वो आरबीआई से लोन क्यों लेंगे? बैंक क्या होता है? जिसके पास पैसे होते हैं वही तो बैंक होता है। बैंक में इतने सारे लोग पैसे जमा करा के जाते हैं, तो बैंक को क्या पड़ी है लोन लेने की? ऐसे तो आप कह नहीं सकते जी बैंक बीच में दलाली करते हैं कि सस्ते में लोन ले लेते हैं आरबीआई से। कुछ लोगों के दिमाग में आता है, मैं क्लासरूम में पढ़ाता हूं तो ये कि सस्ते में लोन ले लेते हैं आरबीआई से, आगे महंगे में दे देते हैं। ऐसे नहीं कर सकते आप, ये नहीं करते हो आप, है ना। बैंक ऐसा काम नहीं करते हैं। बैंक उस पैसे को लोन पे देते हैं जो पैसा वो जमाओं से लेते हैं। इसीलिए सस्ते में लोन लेके महंगे में देना, ये दलाली का काम बैंक नहीं करते हैं। तो प्रश्न, सबसे बड़ा प्रश्न तो यही है कि ऐसा होता ही क्यों है? बैंक तो चलो आरबीआई से क्यों लेते हैं, चलो फिर भी समझ सकते हैं हम, आरबीआई क्यों लेता है बैंकों से लोन? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। ये प्रश्न आपको वैसे तो पॉज करके थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए, है ना, और सोचो थोड़ा सा
कि क्यों आरबीआई लोन लेगा बैंकों से या क्यों बैंक लोन लेंगे आरबीआई से। इसका सही उत्तर क्या है? इसका उत्तर है मैनेजिंग लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्या होता है? लिक्विडिटी एक बहुत ही सही चीज है। लिक्विडिटी का एग्जैक्ट मतलब होता है कैश फ्लो। क्या मतलब होता है जी? कैश फ्लो। कैश फ्लो का मतलब क्या है कि बैंक के पास कैश का फ्लो कितना है। बैंक के पास पैसे का नहीं, कैश का। पैसे में और कैश में फर्क होता है। क्या फर्क होता है? सपोज एक व्यक्ति है जिसके पास मान लो 50 बीघा जमीन है, लेकिन उसके पास कैश नहीं है। क्या वो गरीब है? नहीं, बिल्कुल नहीं। 50 बीघा जमीन है, कहां से गरीब है? लेकिन अगर उस व्यक्ति को मान लो पिज्जा खाना है तो वो जमीन थोड़ी बेच के आएगा पिज्जा खाने के लिए। पिज्जा के लिए तो कैश चाहिए, वो कैश उसके पास है नहीं। तो हम क्या बोलेंगे? क्या उसके पास पैसे की कमी है? नहीं, उसके पास लिक्विडिटी की कमी है। किसकी कमी है? कैश फ्लो की कमी है। पैसा आ नहीं रहा हाथ में। बात समझ रहे हैं क्या? वो अमीर बहुत है, उसके पास जमीन बहुत है, रिसोर्सेज बहुत हैं, एसेट्स बहुत हैं, पैसा बहुत है, वैसे बहुत अमीर है, पर किसकी कमी होगी? लिक्विडिटी की कमी होगी। बात समझ गए होंगे आप? तो लिक्विडिटी होता है इन हैंड कैश का जो फ्लो है, उसको हम लिक्विडिटी बोलते हैं। लिक्विडिटी, तरलता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बैंकों के लिए। बेसिकली ध्यान से सुनिएगा, जब बैंक के पास लिक्विडिटी ज्यादा होगी, क्या बैंक के पास लिक्विडिटी ज्यादा है, कैश ज्यादा पड़ा है, तो वो आरबीआई को दे देगा। तो वो आरबीआई को दे देगा कि यार इधर लिक्विडिटी ज्यादा हो रही है, कि मेरे पास बहुत पैसे पड़े हैं अभी, तो थोड़े से आप रख लो। क्यों रख लो? आप इसके बदले में मुझे ब्याज दोगे। देखो, लिक्विडिटी ज्यादा बैंक के पास कैसे होगी, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। जब बैंक के अंदर जमा ज्यादा होगी लोन से, तो बैंक के पास लिक्विडिटी ज्यादा होगी। जमाएं आए जा रही है, लोन दिए नहीं जा रहे, तो इन जमाओं पे बैंक का तो ब्याज लग रहा है, लोन उतने दे नहीं पा रहे, तो बैंक क्या करता है? यार पैसे ज्यादा हैं, एक बार आरबीआई प्लीज आप रख लो, आप ब्याज दे देना, वो ब्याज मैं आगे दे दूंगा, ताकि बैंक का नुकसान नहीं होगा। आरबीआई बैंक से लोन लेता नहीं, बैंक आरबीआई को लोन देते हैं। बात एक नहीं है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। आरबीआई बैंक से लोन लेता नहीं, आरबीआई को जरूरत नहीं है, बैंक को जरूरत है कि प्लीज आप ले लो लोन, ताकि आप ब्याज दोगे, वो आगे ब्याज हमारा काम आ जाएगा, हम लोन दे नहीं पा रहे हैं, आप ही ले लो। तो लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए बैंक आरबीआई को लोन देता है। वहीं दूसरा केस क्या है? जब जमा कम पड़ गई लोन से। ऐसा कभी होएगा क्या? नहीं, कभी नहीं होएगा, क्योंकि बैंक को अधिकार नहीं है जो पैसे जमा नहीं आए उसको लोन देने का। ध्यान से, बैंक कभी भी लोन लेके लोन नहीं दे सकता, अधिकार ही नहीं है बैंक को ये। बल्कि हम आने वाले समय में पढ़ेंगे, जितनी जमाएं बैंक के पास आती है, बैंक सारी की सारी भी लोन नहीं दे सकता, उसका भी कुछ हिस्सा बैंक को अपने पास ही रखना होता है। तो फिर पंगा क्या आया? पंगा ये हुआ कि मान लो जमाएं आई 100 रुपए की, जरा गौर फरमाइएगा जी। 100 रुपए की जमाएं आई, बैंक ने 10 रुपए अपने पास रख लिए और 90 रुपए दे दिए लोन में। गौर फरमाइएगा थोड़ा सा, 10 रुपए बैंक के पास पड़े, 90 रुपए दे दिए लोन में। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। अब लोन लोग लेके गए थे अपनी मर्जी से, थोड़ा सा गौर से सुनिएगा। लोन लोग लेके गए थे अपनी मर्जी से, तो आएंगे अपनी मर्जी से। मान लो किसी ने, मान लो 3 साल का लोन है, ये 90 रुपए का, मान लो एग्जांपल ले रहे हैं अपने ना, एक ही बंदे को दे दिया। और ये जमाए वाला जो व्यक्ति है, मान लो कोई एक 50 रुपए का व्यक्ति था जिसने 50 रुपए जमा कराए थे, वो 2 हफ्ते बाद आ गया कि जी मेरे को तो मेरा पैसा वापस करो। भले ही एफडी बना रखी थी, भले ही कुछ भी था, कहता जी मेरे को तो चाहिए पैसे, मेरे को तो वापस करो। क्या बैंक मना कर देगा कि नहीं जी अभी पैसे हैं नहीं, मैंने वो लोन पे दे रखे हैं, आप 2 साल बाद आना फिर आपको लोन देते हैं? नहीं, ऑब्वियसली बैंक ऐसा नहीं कर सकता। जिसने जमा कराए हैं, जब वो पैसे मांगेगा तब आपको वापस करने पड़ेंगे, बैंक की जिम्मेदारी है ये। तो अब बैंक के पास क्या हुआ? लिक्विडिटी कम हो गई।
बैंक ने दिए तो लोन सोच समझ के थे, लेकिन मांगने वाला टाइम से पहले मांगने आ गया, अब पता नहीं चलता कब मांगने आएगा बंदा। तो अब लिक्विडिटी कम हो गई तो बैंक किसी तरीके से जान बचाने के लिए क्या कहता है, आरबीआई प्लीज आप मुझे लोन दे दो ताकि मैं इस बंदे से खेड़ा छुड़ाऊं और मैं आपको इसका ब्याज दे दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं गरीब नहीं हूं, मेरे को इस 90 रुपए के लोन का ब्याज तो अच्छा खासा आने ही वाला है। मेरे पास पैसों की कमी नहीं है बैंक के पास, लेकिन अभी कैश नहीं है, अभी इसको बंदे को चुप कराना है, इसको पैसे देना है, इसलिए अभी के लिए मेरे को लोन दे दो, बाद में मैं ब्याज समेत ये लोन चुका दूंगा, क्योंकि पैसे अपने पास बहुत हैं, बस कैश नहीं है। यस। तो इतनी कहानी अगर आपको समझ में आ गई हो तो इसको पूरी कहानी को एक लाइन में कैसे बोलेंगे कि बैंक आरबीआई से लोन लेता है जब लिक्विडिटी कम होती है, बैंक आरबीआई को लोन देता है जब लिक्विडिटी ज्यादा होती है। तो बैंक अपनी लिक्विडिटी मैनेज करने के लिए, अपने पैसों का कैश फ्लो मैनेज करने के लिए आरबीआई से लोन लेता या आरबीआई को लोन देता है। यस। तो ये इस तरीके से आरबीआई बैंकों का बैंकर बन जाता है। अब ये थोड़ा सा एक नाम है, ये नाम क्या है इसके बारे में डिटेल में हम अगले सेशन में पढ़ेंगे, जब हम मॉनेटरी पॉलिसी को, मौद्रिक नीति को कैसे कार्यान्वित किया जाता है, कैसे चलाया जाता है, ये देखेंगे। पर जिस दर पर ये ब्याज दरें हैं, क्या है जी, ब्याज दरें हैं, जिस दर पर आरबीआई लोन देता है बैंक को उसे रेपो, और जिस दर पर बैंक लोन देता है आरबीआई को उसे रिवर्स रेपो कहते हैं। ये हो सकता है आपने नाम पहले सुना हो। जो रेपो है वो भी अपने आप में एक शॉर्ट फॉर्म है किसकी, रीपर्चेज ऑप्शंस की। ये एक पूरा टर्म होता है रीपर्चेज ऑप्शंस। ये वो दर होती है, वो ब्याज दर होती है, वो इंटरेस्ट रेट होती है जिसपे आरबीआई बैंकों को शॉर्ट टर्म के, छोटी अवधि के लोन प्रोवाइड करता है। यस। उसके बाद एक और काम आरबीआई का हमने देखा था कि आरबीआई सरकार का ऋण प्रबंधक और बैंकर होता है। एक गवर्नमेंट को लोन की जरूरत पड़ने पर आरबीआई लोन देता है गवर्नमेंट को। अच्छा, गवर्नमेंट को लोन की क्या जरूरत है? गवर्नमेंट को तो जरूरत ही जरूरत है। देखो, गवर्नमेंट ज्यादातर घाटे में रहती है, इसको घाटे को फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं जनरली। फिस्कल डेफिसिट या राजकोषीय घाटा क्या होता है? राजकोषीय घाटा क्या होता है कि टोटल इनकम जो आई, रेवेन्यू जो आया, राजस्व जो इकट्ठा हुआ सरकार का, माइनस इधर नहीं बल्कि इस तरफ लगाते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर जो किया सरकार ने, खर्चा जो किया, माइनस टोटल इकट्ठा जो किया। तो सरकार क्या करती है? खर्चा करती है ज्यादा और कमाई करती है कम। क्यों? ऐसा क्यों करती है? समझदार नहीं है सरकार? नहीं, क्योंकि सरकार समझदार है इसलिए ऐसा करती है। सरकार की आमदनी जो है, जरा गौर फरमाइएगा, सरकार का रेवेन्यू जो है, या इनकम कह लो, इनकम वर्ड सही नहीं है पर फिर भी आपको समझ में आएगा, सरकार की आय जो है वो लिमिटेड है। क्या है जी? लिमिटेड है, सीमित है। उसको बढ़ाया जाने में बहुत मेहनत लगती है। टैक्स से पैसे हैं, अनलिमिटेड टैक्स थोड़ी मांग सकते हो आप किससे। लेकिन सरकार के जो एक्सपेंडिचर हैं, खर्चे हैं, वो क्या हैं? अनलिमिटेड हैं। अनलिमिटेड होने से मतलब क्या है? मन ही नहीं भरता। आप देख लो, इंडिया में सुविधाएं हैं, लेकिन इंडिया से बेटर देश हैं, जैसे कनाडा जैसा देश है मान लो। कनाडा जैसे देश में फ्री एजुकेशन है, फ्री हेल्थ है, जबरदस्त रोड्स हैं। इंडिया से बहुत बेटर सुविधाएं उपलब्ध करवा रखी है सरकार ने, नो डाउट, है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन कनाडा में भी लोग सरकार से दुखी हैं, यूएस में भी लोग सरकार से दुखी हैं, फ्रांस में भी, जर्मनी में भी, हर जगह लोग सरकार से दुखी हैं। अच्छा, इंडिया से नीचे वाले आप श्रीलंका, या पाकिस्तान अपने, या कोई नामीबिया, अल्जीरिया, ऐसे अफ्रीकन देशों में जाओगे, वहां पे भी लोग सरकार से दुखी हैं। कहने का मतलब क्या है? सरकार कितना भी कुछ भी कर ले, लोगों ने दुखी रहना है। क्यों? क्योंकि विकास की सीमा नहीं है, ग्रोथ की सीमा नहीं है। कितना विकास कर लोगे, कितना मर्जी कर लो, कोई कंट्रोल ही नहीं है।
सबको अरबपति बना दो देश के अंदर, कितना मर्जी विकास कर लो, कोई लिमिट नहीं है। इसीलिए सरकार जितना खर्चा कर पाती है उतना करती है विकास के लिए, लेकिन आमदनी सीमित है। इसलिए अक्सर सरकार का खर्चा आमदनी से ज्यादा होता है। तो जब खर्चा ज्यादा होगा आमदनी से तो घाटे नाम की चीज होगी, और घाटे को पूरा करने के लिए लोन नाम की चीज लगती है, और वो लोन देने का काम आरबीआई करता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि घाटा जितना होता है, जैसे सुनिएगा जरा ध्यान से, मान लो 100 रुपए खर्चा किया सरकार ने और 80 रुपए कमाई की, तो कितने का घाटा हो गया जी? 20 रुपए का। 20 रुपए का घाटा हो गया और 20 रुपए लोन लेना है। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि क्या आरबीआई सरकार को 20 रुपए का लोन देगा? 20 रुपए घाटा था, क्या आरबीआई 20 रुपए का 20 रुपए लोन दे देगा क्या सरकार को? आपको क्या लगता है, हां या ना? 20 का घाटा था तो क्या आरबीआई 20 का लोन दे देगा? अगर आप हां कह रहे हो तो सोचो 20 की जगह 40 का घाटा होता तो 40 का दे देता, 10 का होता तो 10 का दे देता। कहने का मतलब क्या आरबीआई लोन सरकारी घाटे को देख के देता है? सरकार को जितनी जरूरत है उतना लोन दे देता है आरबीआई? नहीं, आरबीआई सरकारी जरूरत के हिसाब से लोन नहीं देता। क्या आरबीआई, हमने क्या बोला, क्वेश्चन क्या है, क्या आरबीआई सरकार की जरूरत के हिसाब से नोट छापता है? यहां पे नोट छापता है लिखा है या लोन देता है? आरबीआई के पास पैसे कहां से आएंगे? नोट छाप के तो देगा। तो प्रश्न मेरा यही था आपसे कि क्या आरबीआई सरकार की जरूरत के हिसाब से नोट छाप के लोन दे देता है? इसका आंसर है बहुत बड़ा नो। नहीं जी, ऐसा नहीं करता। क्यों नहीं करता, ये प्रश्न है। ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है। थोड़ा सा आप अगर पॉज करके सोच सकते हैं कि आरबीआई क्यों नहीं छापता सरकार के हिसाब से लोन। इसका उत्तर मैं आपको ऐसे देता हूं कि आरबीआई की जिम्मेदारी किसके प्रति ज्यादा है? क्या सरकार के प्रति जिम्मेदारी ज्यादा है या इकोनॉमी के प्रति जिम्मेदारी ज्यादा है? आरबीआई को क्या संभालना है ज्यादा इंपॉर्टेंटली, सरकार संभालनी है या इकोनॉमी संभालनी है? ऑब्वियसली इसका उत्तर आपको देना चाहिए इकोनॉमी संभालनी है। आरबीआई की जिम्मेदारी इकोनॉमी के प्रति है। अगर थोड़ा सा गौर से सुनिएगा, अगर आरबीआई नोट छाप देगा सरकार की जरूरत के हिसाब से तो सरकार को तो कोई दिक्कत नहीं है, सरकार तो खर्चा कर देगी। अगर सरकार खर्चा कर देगी तो होगा क्या, बाजार के अंदर पैसा बहुत ज्यादा आ जाएगा। नोट छाप रहा है आरबीआई, दे रहा है सरकार को, सरकार खर्चा कर रही है तो पैसा तो ज्यादा आएगा ही। पैसा ज्यादा आने की वजह से, अगर आपको थोड़ा सा पुरानी क्लास याद आ रही है, पैसा ज्यादा आने की वजह से क्या होगा, इन्फ्लेशन जो है वो ज्यादा होगी। सरकार का काम है ग्रोथ करना, ग्रोथ होती है पैसे से, लेकिन पैसा ज्यादा आने से इन्फ्लेशन या जिसे हम महंगाई कहते हैं वो भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। सीमा पार जाने पर इन्फ्लेशन बहुत दुखदाई होती है। इन्फ्लेशन को हमें कंट्रोल करना है। कंट्रोल करने के लिए पैसे को कंट्रोल करना है। इसीलिए गौर फरमाइएगा जी, आरबीआई नोट छापता है, आरबीआई नोट छापता है इकोनॉमी की जरूरत के हिसाब से। किसके हिसाब से? इकोनॉमी की जरूरत के हिसाब से, कि इकोनॉमी को कितनी जरूरत है उसके हिसाब से नोट छापे जाते हैं। इतने नोट छापे जाते हैं कि बाजार में इन्फ्लेशन जो है, महंगाई जो है, वो लिमिट के पार नहीं होनी चाहिए। महंगाई को काबू में रखते हुए जितनी ग्रोथ कर सकते हैं उतनी कर लेंगे। यही तो सीखा हमने पिछले 3 सेशंस में कि महंगाई को काबू में रखते हुए ग्रोथ को बढ़ाना है, तो आरबीआई उतने ही नोट छापेगा जितने में इकोनॉमी में ग्रोथ तो हो जाएगी लेकिन महंगाई लिमिट में रहेगी।
कहने का मतलब क्या है, मान लो 8 रुपए की अगर बाजार में जरूरत थी तो 8 ही छापेगा आरबीआई, है ना। सरकार ने 10 मांगे हैं तो आरबीआई 10 नहीं देगा, सरकार को आरबीआई 8 ही देगा। चाहे सरकार 15 मांगेगी तो भी आरबीआई 8 ही देगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब एक इसके ऊपर, इस प्रश्न के ऊपर भी एक प्रश्न है मेरे को आपसे कि सरकार को तो 8 देगा, बाकी दो का क्या करें। ऐसे तो है नहीं कि पहले पैसे आएंगे फिर खर्चा करेंगे। सरकार ने तो खर्चा कर दिया भाई, सरकार का तो घाटा है 10 रुपए, सरकार ने तो खर्चा कर दिया, 2 रुपए कहां से लाएं। इसीलिए हमने बोला कि आरबीआई सरकार का बैंकर होने के साथ साथ ऋण प्रबंधक भी है, डेट मैनेजर भी है। मतलब क्या, जितना संभव हो उतना देता है और अन्य स्रोतों से सबसे सस्ते ऋण की व्यवस्था जुगाड़ करवा के देना कि लोन सस्ता मिले सरकार को, यह भी काम किसका है, आरबीआई का है। अब एक और जबरदस्त सवाल आपसे, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सवाल है, आई रियली होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने आपको बोला कि 10 रुपए सरकार का घाटा था, इसका मतलब यह खर्चा हो चुका है। आरबीआई ने 8 रुपए दिए, 2 रुपए बाकी मान लो वर्ल्ड बैंक से आए, मान लो एग्जांपल। मेरा प्रश्न ये है, आरबीआई ने क्या कर लिया फिर? आरबीआई क्यों नहीं दे रहा था रुपए? क्योंकि आरबीआई कहता है जी बाजार में ना, आप समझते नहीं हो, बाजार में इन्फ्लेशन ज्यादा हो जाएगी इसलिए मैं तो 8 ही दूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, तू रोक रहा था 8 के लिए, लेकिन ये 2 तो फिर भी चले ही गए बाजार में। तो सरकार ने तो खर्चा 10 ही किया है, बाजार में तो 2 चले ही गए, आरबीआई तो चाह के भी नहीं रोक पाया। क्या आप प्रश्न समझ पा रहे हैं? आरबीआई ने 10 के 10 रुपए छाप के नहीं दिए, आरबीआई कहता है इन्फ्लेशन ज्यादा हो जाएगी थी, मैं 8 बना के दूंगा आपको, 2 मैं कहीं से जुगाड़ कर देता हूं, 2 और दे दिए आरबीआई ने कहीं से लाके, तो बाजार में तो 10 रुपए ही गए हैं, बाजार में तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी बढ़ेगी, आरबीआई रोक नहीं पाया। आपको समझ में आ रहा है? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि यह प्रश्न ही गलत है, ऐसा नहीं हुआ है। ध्यान से सुनिए, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, मेरे को पता है कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, पर आप ध्यान से सुनेंगे तो बहुत आसान है। आरबीआई ने जो 8 छापे वो नए थे, आरबीआई ने जो 8 छापे वो नए थे। ये 2 रुपए कहीं से भी आए हो, ये पहले से इकोनॉमी में थे, ये नए नहीं है। इसीलिए अगर वर्ल्ड बैंक भी देता है मान लो डॉलर में, तो आरबीआई डॉलर रख लेता है, जो नोट पहले से छपे हुए उनमें से नोट निकाल के देता है सरकार को। कहने का मतलब क्या है, बाजार में अधिक मुद्रा की अगर हम बात करें कि कितनी एक्स्ट्रा करेंसी आई है, तो वो अभी भी 8 ही है। ये 2 रुपए तो सर्कुलेशन के जरिए आए हैं, है ना, कहीं के कहीं यूज हो रहे हैं, किसी और के पास पड़े थे वो सरकार तक पहुंचाए हैं। ये 8 रुपए नए हैं, वो 2 रुपए नए नहीं है। इसलिए बाजार में मुद्रा की आपूर्ति, मनी सप्लाई बढ़ी कितनी है, 8 रुपए ही बढ़ी है। इसलिए आरबीआई ने अपना काम किया है। यस, आई रियली होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो भी इट्स परफेक्टली फाइन। बहुत ज्यादा डिटेल में समझाना मैं इसलिए पसंद करता हूं क्योंकि अगर समझ में आ जाएगी ना ये सब चीजें, तो आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में। लेकिन मजा आए चाहे नहीं आए, पेपर निकालना जरूरी होता है। इसीलिए पेपर के लिए आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आरबीआई सरकार का ऋण प्रबंधक और बैंकर होता है, और आरबीआई उतना लोन छाप के, उतने नए नोट छाप के देता है सरकार को उधार, जितने की अर्थव्यवस्था को जरूरत होती है। सरकार की जरूरत के हिसाब से आरबीआई नोट नहीं छापता। यस, आज इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। यह हमारा पार्ट 1 था आरबीआई के कामों का। कल हम आरबीआई के काम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू रखेंगे और साथ ही मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स के बारे में भी बात करेंगे। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। इस वीडियो को आप जरूर से लाइक कीजिएगा, और अगर कुछ कहना चाहते हैं, प्रश्न है, तो कमेंट जरूर से कीजिएगा। अगर आपने अभी तक जेबी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।